पहले हमने देखा मेडिसिन के बारे में, फिर हमने देखा कि हेल्थ हम कैसे बोल सकते हैं कि हम हेल्थी हैं या नहीं। अब हम आते हैं कि हाउ टू अचीव दिस हेल्थ, और कैसे हम अपने को रोग मुक्त और दवा मुक्त रख सकते हैं। तो उसके लिए हम बॉडी को एनालाइज करते हैं। तो बॉडी जो है वो हमारी सिर्फ ये हाथ पैर फिजिकल बॉडी ही नहीं है, हमारी 3 लेवल की बॉडी होती है। ये हमारा लेवल 1 वर्कशॉप है। लेवल 2 में हम और डीप में जाते हैं, तो एनर्जेटिक लेवल पे हम और फर्दर इसके सब डिवीजन करते हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो फिजिकल, मेंटल और एनर्जेटिक, इन 3 लेवल्स पे हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं। फिजिकल मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। मेंटल मतलब जो हमें दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है बट हमारे विचार के लेवल पे। जैसे हमें कोई बैड न्यूज सुनने को आती है तो फिर हम बोलते हैं कि आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। तो मतलब हमारे माइंड जो है अपसेट हो गया, तो उसका फिर हमारा फिजिकल पे भी इफेक्ट आने लगता है। ये माइंड के लेवल का हो गया मेंटल। फिर मेंटल से भी एक सूक्ष्म स्तर होता है एनर्जेटिक लेवल का, जो कि ऑरिक होता है। जैसे कि हमने बताया था, शायद इस वर्कशॉप में भी आएगा, कि हमारे चारों तरफ और फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक ऑरिक फील्ड होता है। और वो ऑरिक फील्ड जो है उसमें ही, भले ही हम हमारा रोग की बात करें, हमारे रोग भी वहीं से शुरू होते हैं और हमारी हीलिंग भी उसी लेवल से शुरू होती है, और फिर वो धीरे धीरे मेंटल और फिजिकल लेवल पे आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी को थेरेपी देने के लिए या बॉडी को हील करने के लिए, या उसको हेल्दी है तो ऑलरेडी है तो उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इस टेबल में आप देखें तो हमने कैटेगराइज किया है कि क्या क्या थेरेपेटिक एक्टिविटी हम आ, करते हैं और उसका इफेक्ट इन 3 लेवल्स पे कैसे कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें डाइट, एक्सरसाइज, वेट पैक और इवन पंचगव्य जो औषधि है और योगासन है, इन तीनों की अगर हम बात करें, ये 3 चीजों की, तो इनका जो डायरेक्ट इफेक्ट है ये फिजिकल लेवल पे होता है और मेंटल और एनर्जेटिक लेवल पे इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसका डाइट, एक्सरसाइज, वेट पैक, पंचगव्य और योगासन का। फिर नेक्स्ट आता है प्राणायाम और चीगोंग। इसका जो इफेक्ट है वो तीनों लेवल्स पे डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें हम ब्रेथ वर्क भी कर रहे हैं और साथ में थोड़ी बहुत फिजिकल मूवमेंट भी होता है। तो क्योंकि कई चीजें जैसे क्रियाएं होती हैं तो उसमें फिजिकल मूवमेंट भी होता है और ब्रीदिंग मूवमेंट भी होता है। तो ये तीनों लेवल पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट लेवल की जो थेरेपीज होती हैं या एक्टिविटीज होती हैं वो एनर्जी हीलिंग, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड साउंड थेरेपी। इनका जो इफेक्ट है वो एनर्जेटिक लेवल पे डायरेक्ट हाई लेवल का होता है। हाई लेवल का इनका इफेक्ट होता है, एनर्जेटिक लेवल पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और मेंटल लेवल पे भी डायरेक्ट होता है बट थोड़े लोअर लेवल का होता है। और फिजिकल लेवल पे इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। लेकिन इन थेरेपी से जो इफेक्ट आता है वो स्टेबल होता है। जैसे कि अगर आप योगासन करेंगे या डाइट, एक्सरसाइज, वेट पैक या मेडिसिन कोई भी लेंगे तो उसका इफेक्ट तो फिजिकल लेवल पे डायरेक्ट आएगा, पर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। आप जब उसको बंद करेंगे तो फिर आप, हो सकता है कि जो आपका पहले की प्रॉब्लम है उस लेवल पे या उससे थोड़े कम सिवेरिटी पे आपको फिर से वो प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन अगर एनर्जी लेवल पे आप उसको हील कर लेंगे तो जब उसका इफेक्ट फिजिकल लेवल पे आएगा तो वो स्टेबल होगा। वो फिर ऐसे नहीं कि एक दिन आपने नहीं किया तो वो रिवर्स हो जाएगा। वो फिर आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, जैसे कि मंथ्स, इवन 1 मंथ 2 मंथ तक आपका वो स्टेबल इफेक्ट रहेगा। और फिर से अगर आप उन हीलिंग एक्सरसाइजेस को आप फिर से कर लेते हैं उसी दौरान, तो फिर वो आपका कंटिन्यूअस हीलिंग वो चलती रहेगी, तो वो प्रॉब्लम्स फिर आपको आएंगी। तो ये हम थेरेपीज जो हैं या एक्टिविटीज हम इंक्लूड करते हैं हमारी रिकमेंडेशंस में, और ये उनका इफेक्ट्स है एट ईच लेवल। अब हम देखते हैं कि रोग होते कैसे हैं।
तो इसका एक बेसिक ये प्रिंसिपल है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो होने के लिए, सरवाइव करने के लिए। जैसे कि एक मछली है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती है, और एक इंसान है वो पानी में ज्यादा देर उसको नहीं रख सकते हैं डुबो के। तो ऐसे ही जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस है, इनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो और सरवाइव करने के लिए। अगर उनको वो एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ही वो ग्रो करते हैं। जैसे कि एक ताजा सेब है, उसमें फंगस बैक्टीरिया नहीं ग्रो होंगे, उसको आप रखे रहने देंगे तो वो एनवायरनमेंट उसका डेवलप हो जाएगा, जिससे कि फंगस बैक्टीरिया भी डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही जब टॉक्सिन्स या विजातीय पदार्थ या मल या गंदगी, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं, जब ये चीजें, इनको हम कलेक्टिवली टॉक्सिन्स बोल सकते हैं, जब ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो जो अनफेवरेबल जीव हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, उनको पनपने का मौका मिल जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो फिर वो पनपने लगते हैं, उसी को हम फिर डिजीज बोल देते हैं। इसीलिए हमने देखा होगा कि एक आउटसाइड एरिया है, वहां पे 1000 लोग, अगर जैसे एक शहर है वहां पे 1000 लोग बाहर हैं खुले में, बारिश हो रही है, तो घर आकर सिर्फ 30 लोग ही बीमार पड़ते हैं, बाकी के 970 नहीं बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन 30 लोगों के अंदर जो है वायरस, बैक्टीरिया को पनपने के लिए एनवायरनमेंट मिल गया है। और इसके अलावा थॉट्स एंड इमोशंस आल्सो हमारे इस डिजीज डेवलपिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करती है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वायरस, बैक्टीरिया उतने इजीली से नहीं पनप पाएंगे। अगर हमारा थॉट्स एंड इमोशंस भी नेगेटिव है तो वो और जल्दी पनपते हैं। तो हम अपने भोजन, पानी, वायु और विचारों से बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे हमारा जो शरीर है वो कांस्टेंट इंटरेक्शन में रहता है। तो इस इंटरेक्शन से जब हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो इस तरह से बढ़ने लगते हैं हमारे अंदर, तो वो अनफेवरेबल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और जो फेवरेबल, जैसे हमारे अंदर दोनों तरह के जीव हैं, फेवरेबल जीव और अनफेवरेबल जीव। तो जब वो अनफेवरेबल जीव की संख्या और उनकी शक्ति बढ़ने लगती है तो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो एक्शन में आती है। और फिर ये एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि एक फाइट शुरू होती है। अब ये फाइट अगर जल्दी से खत्म हो जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर ये थोड़ा टाइम लेती है फाइट, तो फिर हमें पता चलता है कि अब हमें बॉडी पेन हो रहा है, या सिर दर्द हो रहा है, या छींक आ रही है, या जुकाम हो रहा है। इस तरह की चीजें होती है। और अगर और ज्यादा देर तक ये फाइट चलती है तो फिर फीवर और इस तरह के डिजीज आते हैं। तो इन कंडीशंस को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज एक्यूट डिजीजेस। इनिशियल स्टेज मतलब ये प्रारंभिक अवस्था के एक्यूट डिजीज है, मतलब शॉर्ट टर्म वाले डिजीज है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया है, वो हमारी नाक से अंदर गया और हमें छींक आया, और हो सकता है कि हमने छींकने को भी जो है रोक लिया क्योंकि हम कहीं बाहर थे, किसी के सामने थे, कोई मेहमान आए हुए थे, एक्सेट्रा। तो फिर वो जो है बैक्टीरिया, वायरस जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया, तो फिर वो थोड़ा और अंदर चला गया। तो फिर क्या करता है शरीर, उसको खांसी और नजले के द्वारा उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इस टाइम भी लोग कई बार ऐसा होता है कि वो खांसी और नजले को रोकने की दवाई ले लेते हैं, तो फिर वो और आगे अंदर चला जाता है, तो फिर वो जो है फीवर का रूप ले सकता है। या फिर अगर वो इस टाइप का वायरस है कि उसको वॉमिटिंग के जरिए बाहर फेंका जा सकता है, या दस्त के जरिए बाहर फेंका जा सकता है, कुछ ऐसा फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो फिर बॉडी उसको दस्त के माध्यम से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, या फिर वॉमिटिंग के माध्यम से। अब फिर इस तरह से जब होता है तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल दे देते हैं, जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब बॉडी ने तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहा वायरस को, लेकिन हमने पैरासीटामोल देके टेम्परेचर को फिर से मेंटेन कर लिया, तो वो वायरस फिर से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, तो फिर वो और उसको पनपने का मौका मिल जाता है और हीलिंग प्रोसेस और डिले हो जाता है।
और कई बार क्या होता है, ऊपर ऊपर से हीलिंग ठीक हो भी जाता है, ऐसा लगता है कि टेम्परेचर सही आ गया, लेकिन फिर भी वीकनेस और लिंगरिंग वीकनेस वीक्स मंथ्स को चलती रहती है, और कई बार वो जो है वो टॉक्सिन्स किसी और ऑर्गन में भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो होना चाहिए था बॉडी की नेचुरल माध्यम से, वो नहीं हो पाता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि कई बार कारण जो है साइकोसोमेटिक भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं। तो इसीलिए अब जैसे आप ये फ्लो डायग्राम अगर आप देखें तो मेंटल स्ट्रेस इरिटेशन होता है पहले, उससे क्या होता है हमारी ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। आपने सुना होगा हमारे शरीर में 5 तरह के प्राण होते हैं, जो कि हमारे जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको वो सुचारू रूप से चलाते हैं। अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये जो है, इससे हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, और दूसरी जो रिपेयर प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो फिर उससे कई तरह के डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम जो हमारी टीम जो रिकमेंड करती है वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पर्सन, हम उनको कुछ पॉजिटिव हैबिट्स भी एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वो नेचुरोपैथिक टेक्निक्स ही सफिशिएंट नहीं होती हैं कि हमने सिर्फ वेट पैक लगा लिया या फिर उपवास कर लिया, सिर्फ उतने से काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मेंटली माइंड जो है पिक्चर में आ रहा है, तो हमको माइंड के लेवल पे जाके भी कुछ उसके इफेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब ये इनिशियल स्टेज डिजीज क्या होते हैं? बॉडी सिर दर्द है, बदन दर्द, और नजला, जुकाम, खांसी, गला में दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यहाँ हम इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक भी होता है, जो कि हम यहाँ पर नहीं लेंगे अभी डिटेल में, अभी हम यहाँ पर एक्यूट वाले की बात करेंगे। तो अभी क्या होता है कि जब ये इनिशियल स्टेज डिजीज होते हैं तो ऑप्शन ए क्या है कि हम उनको नेचुरल वे से ट्रीट करें। तो अगर हम नेचुरल वे से ट्रीट करेंगे तो जो अनफेवरेबल ऑर्गेनिज्म थे, जो अनफेवरेबल जीव थे, वो उनका पूरी तरह से सफाया हो जाता है बॉडी से, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और हम वापस से अपनी पहले की स्थिति में आ जाते हैं, या फिर उससे भी बेटर स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि पहले की कुछ गंदगी भी निकल गई होती है। ये तो है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? हम नेचुरल वे से नहीं करें, हम पेन किलर या कुछ सप्रेसिंग मेडिसिन ले लें, दस्त रोकने की, उल्टी रोकने की मेडिसिन ले लें, या टेम्परेचर को लोअर करने की मेडिसिन ले लें। इससे क्या होगा कि जो हमारे अनफेवरेबल जीव पनप रहे थे वो पूरी तरह से जाएंगे नहीं, या तो उनकी मात्रा कम हो जाएगी, या फिर वो किसी और सेफ प्लेस में चले जाएंगे शरीर के अंदर। अब उनके लिए सेफ प्लेस क्या है शरीर के अंदर? जो हमारा कोई वीक ऑर्गन है, किसी के अंदर पैंक्रियाज वीक ऑर्गन है तो उसके अनफेवरेबल जीव वहां चले जाएंगे, किसी के अंदर किडनी में वीकनेस है तो अनफेवरेबल जीव वहां चले जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जैसे कोरोना के टाइम पे भी जो जिसको पहले से जो प्रॉब्लम थी उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ गई, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ गई, जिसको किडनी की प्रॉब्लम थी उसकी वो बढ़ गई, जिसको सांस की पहले से प्रॉब्लम थी उसकी वो बढ़ गई। तो यही होता है, ये दूसरे वायरस के केस में भी यही होता है। तो ये है तब जब हम सप्रेसिंग मेडिसिन ले लेंगे। तो फिर क्या होगा, वो जो मात्रा में कम हो गए थे अनफेवरेबल जीव और अंदर जाके छुप गए थे, फिर वो अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, और फिर एक टाइम पे अपनी शक्ति बढ़ा के एक अपने और बड़े रूप में सामने आते हैं, जिनको कि हम इंटरमीडिएट डिजीजेस बोलते हैं। इंटरमीडिएट डिजीजेस कौन से हैं? लिवर, हार्ट, किडनी डिजीज, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, माइग्रेन। मतलब पहले तो वो हेडेक हो रहा था कभी कभी, अब ये माइग्रेन का रूप ले लिया उसने। फिर जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, सियाटिका, क्रोनिक कफ, मतलब लंबी खांसी, लंबे समय तक चलने वाली खांसी, और आंखों की, नाक की, कान की प्रॉब्लम, साइनस, गैस्ट्राइटिस, इरेगुलर पीरियड्स,
पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, हर्निया, पिंपल्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इसी में आसमा फिर इसका नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा, और खर्राटे। ये सब इंटरमीडिएट स्टेज डिजीज आ गए। इसमें भी अब ऑप्शन ए होता है कि हम इनको कम से कम नेचुरल मेथड से ट्रीट कर लें, जिससे कि जो भी शुद्धिकरण पहले नहीं हो पाया था अब वो हो जाए। अगर हम ऐसा कर ले हैं तो फिर कर लेते हैं तो फिर से जो है हम पहले इनिशियल स्टेज डिजीज आएंगे और फिर वो भी ठीक हो जाएंगे और फिर हम नॉर्मल स्टेज पे आ जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर हम सप्रेसिंग मेडिसिन ले लें, बीपी को नॉर्मल करने की मेडिसिन ले लें, डायबिटीज को नॉर्मल करने की मेडिसिन ले लें, उसको सिर्फ पैरामीटर रेंज में करने की मेडिसिन ले लें, और धीरे धीरे वो मेडिसिन बढ़ती जाएगी। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर जो है फिर से वो डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से नहीं होगा, और फिर जो है वो लेटर स्टेज डिजीज का रूप ले लेता है। लेटर स्टेज डिजीज क्या हो जाते हैं? हार्ट ब्लॉकेज, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, सोराइसिस, वेरिकोज वेन्स, स्टोन्स इन किडनी और अदर ऑर्गन्स, और आस्मा, टीबी, पार्किंसंस, कैंसर, कोलाइटिस, इस तरह के लेटर स्टेज डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम इनको ठीक करने की भी बात करेंगे कि कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चीज काम आएगी, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, डाइट चार्ट्स फॉर होल लाइफ।